तो राधे राधे बच्चों। देखो आज ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये अगले वाला लेक्चर ये मैं बता रहा हूँ। इसमें से भी कई सारे पेपर्स में सवाल एज इट इज आने चाहिए। तो फर्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी रेडियल नोड्स डज Ca पॉजिटिव हैव इन इट्स 4s ऑर्बिटल। यानी 4s ऑर्बिटल में सिर्फ यहाँ पर क्या है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम कह सकते हैं। तो 4s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और रेडियल नोड्स टोटल रेडियल नोड्स की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, n-l-1। तो l की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये देख लो कि ये जो l की वैल्यू है s ऑर्बिटल के लिए क्या होती है 0। ये l हो गई, ठीक है ना। तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, n की वैल्यू क्या होगी 4s है, यानी कि 4 सेल के अंदर s ऑर्बिटल है। तो दिस विल बिकम्स इक्वल्स टू 4 माइनस 0-1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आंसर 3। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो नोट्स पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो किसी न किसी पेपर में दो चार सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मतलब एक पेपर में आपको एक सवाल मिल सकता है, अगले वाले में कोई और सवाल होगा, फिर अगले वाले में, क्योंकि 12 पेपर होंगे। 24 जनवरी से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो किसी न किसी पेपर में दो तीन सवाल, मतलब दो तीन पेपर में इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो नोट्स की वैल्यू निकालना सिंपली आसान है। रेडियल नोट्स क्या है हमारे पास में n-l-1। अब देखो अगले वाला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज, ये भी बहुत है। देखो कि यहाँ पर क्या है कि एमओटी के अंदर जो भी हमारे पास में 20 इलेक्ट्रॉन तक के जो मॉलिक्यूल्स या आयोन्स है, का कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद कर लो, और उसको रफ पेपर पे आप सॉल्व कर लीजिए। उससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाएगा। मान लो 24th वाले में नहीं आता है तो आगे 27th वाले में आ जाएगा, 25th वाले में, या इस तरह से कोई न कोई पेपर में एक सवाल जरूर रहेगा। तो among O2, N2, F2 and B2, which molecules will be attracted to an external field? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन कौन होता है, इनमें एक तो O2 होता है और एक B2 होता है, ठीक है ना। तो ये दो मॉलिक्यूल कैसे है पैरामैग्नेटिक। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख के दे सकते हैं। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मान लो कि B2 का मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, उससे ही पता चल जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। इसके बाद देखो क्या है कि पाई 2px 1 एंड पाई 2py 1। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने, 2 है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकता है, ठीक है ना, पूरे मॉलिक्यूल का। तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक कर लो, ठीक है। O2, O2 माइनस, O2 पॉजिटिव, O2 2 माइनस, इस तरह के जो आयन्स है उनका भी कन्फिग्रेशन। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में भी और कार्बन के केस में भी, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर, फर्स्ट विल बी द आंसर। ये आ गया अपने पास, आंसर ए हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पीपीपी बॉन्ड एंगल इन द हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस। तो हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप जो होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस होता है बेसिकली, और उसका जो फॉर्मूला रहता है व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस का जो फॉर्मूला है वो क्या है P4। अब देखो आप टेट्राहेड्रॉन बना लो, टेट्राहेड्रॉन के हर कॉर्नर पर, टेट्राहेड्रॉन के हर कॉर्नर पर एक फॉस्फोरस है,
तो ये देख लो कि ये मान लो सेंटर हो गया, एक ये इस तरह से, एक ये इस तरह से, और एक ये इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पी, ये एक पी, और एक पी ये, और ये सारे पी क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। इनको आपस में क्या करो, आप जोड़ दो, ठीक है ना। ये इससे जुड़ा हुआ है, 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 और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो हर पी के बीच में ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो थीटा एंगल है वो कितना रहता है, 60 डिग्री। ओके ना। क्योंकि अगर ये वाला एंगल तो पूछ नहीं रहा है वो, जैसे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अगर मॉलिक्यूल है हमारे पास में मान लो, तो यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एटम है नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे एटम होगा और इन दोनों के बीच में जब वो एंगल पूछेगा, तब वो क्या रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आंसर क्या बन गया आपका, आंसर हो गया यहाँ पर भैया ए। ओके, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, P4 का स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्डिंग से रिलेटेड आपको 5 से 6 सवाल मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये गारंटी है। दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जितने भी मॉलिक्यूल हैं आपको मिल रहे हैं कहीं से भी, मतलब पढ़ते समय पर जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर जरूर देखते जाओ, और हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर की वैल्यू, ज्योमेट्री। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये देख लो, विच पैरामीटर आर प्लॉटेड इन द एलिंगम डायग्राम। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर जो मेटलर्जी वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया है, लेकिन क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो प्लॉट्स जो होते हैं वो टी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एलिंगम डायग्राम फॉर द रिडक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स, मतलब रिडक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, metals which are reduced by oxygen, सॉरी कार्बन, मतलब जो ऑक्साइड्स होते हैं, तो उनका जो रिडक्शन का जो ग्राफ रहता है वो क्या रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, एलिंगम डायग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। अगला सवाल देख लो। तो देखो क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो द फिंकेलस्टीन रिएक्शन विद NaI विद SN2 पाथवे। तो SN2 रिएक्शन कहाँ कहाँ पे नहीं होती है, SN2 कहाँ कहाँ पर नहीं होगी, कि या तो कोई भी लीविंग ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे R है, या लीविंग ग्रुप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे लगा हुआ है, या बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। बेंजीन से लीविंग ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच है तो SN2 रिएक्शन नहीं होगी। या फिर वो कहाँ पर है, ये इस तरह से है, मान लो ब्रिज हेड पे लगा हुआ है, कि ये लिविंग ग्रुप हो गया। तो इन सारे केसेस में देयर विल बी नो SN2, नो SN2 रिएक्शन, नो SN2 रिएक्शन, यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं। कि ये मैंने बता दिया यहाँ पर, कि देखो ये तो सिंपली हो जाएगा इसमें, ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं होगी SN2, और ये और 1 डिग्री है तो इसमें SN2 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडर वो द फिंकेलस्टीन रिएक्शन, भी क्या है, SN2 रिएक्शन है विद NaI एंड एसीटोन, यहाँ पे सॉल्वेंट रहता है, तो SN2 पाथवे से कह रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड और थर्ड में नहीं होगी, तो आंसर ए हो गया। इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट वन। अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ अमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सिंथेसाइजिंग एन प्रोपाइल बेंजीन। अब एन प्रोपाइल बेंजीन अगर हमको बनाना है, तो पहले स्ट्रक्चर देख लो क्या होगा एन प्रोपाइल बेंजीन का, कि ये हो गया बेंजीन,
और इसमें इंसर्जन करना है हमको एन प्रोपाइल ग्रुप का। तो ये फॉर्मूला हो गया एन प्रोपाइल बेंजीन का। ठीक है, अब आप देखो कि इस वाले केस में पहले प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ, तो इससे हमें ये CO मिल जाएगा। और इसका जब रिडक्शन करेंगे तब क्या मिल जाएगा, इसका जब रिडक्शन करेंगे तो हमें एन प्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, एन प्रोपाइल बेंजीन। दूसरे वाले केस में देख लो, दूसरे वाले केस में क्या है कि एनहाइड्रस ClCl3 ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये कार्बोकैटायन प्राइमरी होगा और उसका रीअरेंजमेंट होकर के वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा, या इसको क्या कहते हैं हम, क्यूमीन। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी यही मिलेगा, यहाँ पर भी क्या है कि H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा कार्बोकैटायन यहाँ, तो ये भी क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन इज द बेस्ट वे, मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन प्रोपाइल बेंजीन। इज दैट क्लियर। ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखो, विच एमंग द फॉलोइंग आर कायरल कंपाउंड। देखो ये बहुत ही सिंपल भी है, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर देगा वो कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो हमें कायरल कार्बन देखना है, कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है या नहीं, या उसके अंदर एसिमेट्री है या नहीं, तभी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। तो देख लो कि यहाँ पर ये दोनों मिथाइल सेम और ये वाली साइड भी सेम, तो ये कायरल नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला कार्बन यानी कि एक वैलेंसी NH2 से, एक हाइड्रोजन से, एक मिथाइल से, एक एथिनिल ग्रुप से, यानी कि चारों वैलेंसी इसकी क्या है, चार डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन क्या है, कायरल है। अब देखो ये ये वाला डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट, लेकिन ये दोनों साइड क्या है, इसकी सेम है, तो ये कायरल नहीं होगा। जबकि उसने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वेज डैश फॉर्मूला में, वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दिखा रहा है कि देख के लगेगा कि वो कायरल है, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट कायरल, सेकंड इज कायरल। इसी तरह से यहाँ पे देख ले कि ये दो वैलेंसी OH एंड H दोनों क्या है, डिफरेंट है। और इधर भी क्या है, ये CH2, ये वाला CH2 भी डिफरेंट, और ये वाला कार्बन भी डिफरेंट, यानी कि ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल कंपाउंड कैसा होगा, कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड एंड फोर्थ, ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। ठीक है। अगर आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन एमंग्स द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो ये देख लो कि ये वाला क्या है, एडेनाइन। ठीक है ना। और क्या होता है, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, थायमिन का है। ठीक है ना। तो ये RNA में नहीं पाया जाता है, बाकी के ये भी पाया जाता है RNA में, ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब देखो इसमें जो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री जो DNA स्ट्रैंड रहता है, तो A से T जुड़ा हुआ है, TGC, और ये फिर ए हो गया, मान लो फिर ए हो गया, फिर टी हो गया। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा उससे भी रिलेटेड सवाल पूछ लेता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होगा यहाँ पर। तो ए किससे जुड़ेगा, टी से, टी किससे जुड़ेगा, ए से, जी किससे जुड़ेगा, सी से, सी किससे जुड़ेगा, डी से, ए किससे जुड़ेगा, टी से, टी एंड ए। तो ये देख लो
आरएनए में तो सिंगल स्ट्रैंड ही रहता है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का कोई फंडा रहता ही नहीं है, ठीक है ना। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जी और सी के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि हमने इस तरह का सवाल पिछली क्लास में किया था। तो इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितने स्ट्रक्चर याद रखने हैं, देखो कि 4 तो ये हो गए, एक बस यूरेसिल डिफरेंट है, तो 5 स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और जो शुगर मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है वो कौन कौन सी पोजीशन पे हो रही है, उससे भी रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अब ये देख लो कि एरोमेटिसिटी पे सवाल आता ही आता है। जितने भी मॉलिक्यूल है, यानी कि वो अकेले रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही देखना है और कुछ देखना ही नहीं है। तो क्या कह रहा है, विच एमंग्स द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 2 लोन पेयर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 6। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, 6। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, 8। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो आप देख लें कि ये एरोमेटिक हो गया। सॉरी, इसमें तो 2 है पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ये थोड़ा सही कर लेते हैं यहाँ पर। ये कितनी है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, थोड़ा रेड पहले से था यहाँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देख लें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है इसमें, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 2। तो ये एरोमेटिक हुआ, ये भी एरोमेटिक हुआ, ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। अब वो पूछ क्या रहा है कि विच एमंग्स द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर एरोमेटिक, आंसर ए हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट हार्डर टू कंप्रेस द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स रिलेटिव टू गैसेस। गैसेस में कंप्रेशन इजीली हो जाता है, जो कि लिक्विड और सॉलिड्स में इजीली नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट रहता है वो बहुत क्लोजर रहता है एक दूसरे के। इस वजह से फर्दर उनका कंप्रेशन बहुत टफ रहता है। तो मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर इन सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो ऑप्शन है वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग टाइप के रहेंगे, आपको ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं पढ़ा है अच्छे से कि कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इन सॉलिड, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम का कंप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो जब वो क्लोजर है उनमें किसी तरह की बॉन्डिंग भी हो रखी है, मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, तो वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, या तो केमिकल बॉन्ड के रूप में हो सकते हैं या दूसरे मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब देखने में तो ये लग रहा है बहुत सिंपल है, पर जो ऑप्शंस हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या करा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इनमें से हमें चूज करना है। डेल्टा एच नॉट इज द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ए सी एच बॉन्ड। ऑल 4 CH bonds in CH4 are identical in bond length and energy। ये क्योंकि हम मीन लेते हैं तो इनको आइडेंटिकल मानते हैं, ठीक है ना। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर तो पहला तो क्या है कि वो सारे सेम ही है, एक बॉन्ड टूटने के बाद वो डिफरेंट हो जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंडिविजुअल CH bonds in successive steps is different। देखो ये वाली बात मैं कह रहा था, तो ये सही स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के लिए जो मीन CH बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो स्लाइटली डिफरेंट होगी, लेकिन हम कैलकुलेशन के बेसिस के लिए क्या करते हैं कि उसको एग्जैक्टली सेम मान लेते हैं। अब देखो पहले वाला जो ऑप्शन है वो 4
CH बॉन्ड की एनर्जी दे रहा है। मतलब कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड की नहीं है, सिंगल सी बॉन्ड की नहीं है, चारों की है। तो ये क्या है? क्या मीन एंथैल्पी नहीं, ठीक है ना? तो आंसर ये क्या हो गया हमारे पास में? ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आंसर बन गया, ठीक है ना? तो इस तरह का सवाल रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टू सॉल्यूशंस हेक्सेन एंड बेंजीन, हेक्सेन एंड बेंजीन का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो वहां पे किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है। तो इस वाले केस में तो क्या होगा? नो डेविएशन। यहाँ पर क्या है? हेक्सेन एंड बेंजीन का जो एक सॉल्यूशन बन रहा है उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं है। अब देखो वाटर एंड HCl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या रहेगा कि जो हाइड्रो HCl है कंप्लीटली आयनाइज रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर के अंदर। तो ये क्या करेगा कि H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस देगा। अब इनका क्या होगा? H बॉन्डिंग से ये क्या है? एसोसिएशन हो जाएगा बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल का, यहाँ पर भी हो जाएगा ये एसोसिएशन वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना? तो ये क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है दो डिफरेंट सब्सटेंस के सॉल्यूशन में, उनके मॉलिक्यूल में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तब क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है? तो इस वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है? तो यहाँ तो क्या हो गया? ये वाला केस तो क्या हो गया? नो डेविएशन, आइडियल बिहेवियर एंड नेगेटिव डेविएशन। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें क्या है कि जो H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल है बेसिकली के, हाँ ठीक, ये H हो गया, ये H, इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसा है? इस पर ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब देखो इन पर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास में क्या है कि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इनसे क्या होगा कि ये कितने मॉलिक्यूल से जा करके एसोसिएट हो सकता है कि ये यहाँ पर देखो, मान लो कि यहाँ पर H बॉन्डिंग हुई तो ये OH पार्शियल नेगेटिव। अब ये इसको इंटरेक्ट करने के लिए मतलब रिपल्शन से करने के लिए ये थोड़ा इस तरह से आकर के बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब कौन से वाली बॉन्डिंग? H बॉन्डिंग। सिमिलरली क्या होगा कि ये वाला भी इस तरह से बना लेगा या पार्शियल नेगेटिव। तो ओवरऑल जो H3O पॉजिटिव है उससे 3 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल में अगर H बॉन्डिंग हो रही है तो 4 H बॉन्डिंग होती है, लेकिन H3O पॉजिटिव में कितनी H बॉन्डिंग हो रही है? 3 हो रही है। तो ये एज ए सिंगल एंटिटी क्या कर रहा है? इन एक्वस सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन गेट्स फर्दर हाइड्रेटेड, इसका फर्दर हाइड्रेशन हो रहा है टू गिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो फर्दर हाइड्रेशन से कितने हाइड्रोजन आ गए? देखो 1 2 3, 3 मॉलिक्यूल से 6 हाइड्रोजन ये और 3 इसके अंदर खुद के अंदर थे। तो क्या हो गया? ये H9। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए, O4। और पॉजिटिव चार्ज अब ओवरऑल पूरे इस वाले आयन पे रह गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये ए हो गया आंसर, ठीक है ना? ये क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स में किस तरह से एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट वन। अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरी भी दी हुई है। क्योंकि ये जो बेंजीन का, सॉरी जो फिनॉल का जो प्रिपरेशन है बेंजीन से या क्यूमीन पेरोक्साइड से, तो ये क्या है? क्यूमीन है, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। और इसको जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होकर के ये क्या बना देता है? क्यूमीन। ये एमी आ गया, ये एमी,
और ये ओ एच। और अगर इसका एच पॉजिटिव के साथ फर्दर यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? फिनॉल एंड एसीटोन। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देख लो कि आंसर क्या हो गया। इस वाले पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। ठीक है, दिस इज व्हाट क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया इस वाले केस में। फर्दर रिएक्शन नहीं दी है, आगे और रिएक्शन दे सकता है। यहाँ पर कई बार क्या इनको डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ले सकता है। तो रीअरेंजमेंट में हम क्या देख लेंगे? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इस तरह की सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है। 15 सवाल मैं डिस्कस कर रहा था। तो ये देखो, यहाँ पर ये माइनस है, ये पॉजिटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा, Cl बाहर हो। ठीक है ना? तो यहाँ इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CON3 हो गया। ठीक है ना? अब इसमें रीअरेंजमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कर्टियस रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होगा? दिस होल विल माइग्रेट टू हियर और N2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। तो ये बना देगा CH2CH। ठीक है ना? और आइसोसाइनेट, विनाइल आइसोसाइनेट बन गया, एंड डबल बॉन्ड, सॉरी एन सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड, ये बन गया। ठीक है ना? तो पहले केस में जो वाई बना, यानी कि वाई का स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये। अब इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है? इसके बेंजाइल अल्कोहल के साथ। तो जैसे कि हमने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में देखा, उसी तरह का रिएक्शन कि अब इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, वो किसके साथ? PHCH2OH के साथ। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे आके अटैक करेगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये LH हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया इसका CH2 बेंजीन PH, मतलब बेंजीन। अब आप चेक कर लो कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में देख लें यहाँ पर, डबल बॉन्ड NCO, तो ये हो ही गया। ठीक है ना? और ये इस पे आगे अटैक कर रहा था, तो ये OCOO बेंजीन। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो गया? A। तो ये आज मैंने 5 क्वेश्चन ये डिस्कस किए। ठीक है ना? क्योंकि ये वाली फाइल्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम लग रहा है मुझे। आगे वाले और भी 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मतलब कल आपको 15-15 क्वेश्चन के दो इस तरह के लेक्चर में दे दूंगा 100% एनी हाउ। आगे ठीक है, फिर और तैयारी करते रहिए बढ़िया से। जय हिंद, जय भारत।